जब सब सो गए थे, अनामिका चुपके से आंगन में गई। वहां उसने मंत्री के आदमी को बड़े बड़े बैग उठाते देखा। बैग इतने भारी थे कि उन्हें उठाने में 4 लोग लगे हुए थे। तभी मंत्री का भाई आया और धीरे से बोला, इन बैग्स को बेसमेंट में रख दो, कोई देखे ना। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी बहादुर अफसर की जिसका नाम है अनामिका शर्मा। जी हाँ, वही अनामिका जो अपने इलाके में ईमानदारी की मिसाल मानी जाती है। उसकी पहचान सिर्फ ये नहीं कि वो एसडीएम है, बल्कि ये कि वो एक ऐसी औरत है जो डरना जानती ही नहीं। जहां बाकी अफसर नेताओं के सामने झुक जाते हैं, वहीं अनामिका सीधी खड़ी रहती है। जहां दूसरे लोग आराम और सुख सुविधा ढूंढते हैं, वहीं अनामिका सच्चाई और न्याय की तलाश करती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चाई के सामने सबसे बड़ी दीवार खड़ी होती है भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्टाचार कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि नेताओं और माफियाओं के गठजोड़ से बना एक ऐसा जाल था जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे अफसर टूट जाते थे। उत्तर प्रदेश का एक कस्बा, नाम तो छोटा, लेकिन यहाँ की राजनीति बहुत बड़ी थी। यहाँ के हर ठेके, हर सड़क, हर खनन और हर सरकारी टेंडर में नेताओं का हाथ होता था। और सबसे बड़ा नाम था मंत्री विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप बाहर से देखने में समाज सेवक, जनता का नेता, गरीबों का हमदर्द, लेकिन अंदर से वो था काले धन का साम्राज्य बनाने वाला राक्षस। लोग कहते थे उसके घर के बेसमेंट में करोड़ों रुपए नकद रखे हैं, अलमारियों में सोने की ईंटें सजाई गई हैं और लॉकरों में जमीनों के फर्जी कागजात छुपे हैं। अनामिका को जब जब उसके खिलाफ शिकायतें मिलती, वो कार्रवाई करती। खनन माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की, शराब के ठेकों पर छापा डाला, अवैध निर्माण गिरवाए। लेकिन जैसे ही वो एक कदम बढ़ाती, सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता मंत्री विजय प्रताप। एक दिन कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हो रही थी। अनामिका ने कहा, साहब, हमारे पास पक्की रिपोर्ट है। मंत्री जी के लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी अफसर चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। कलेक्टर ने धीरे से कहा, अनामिका जी, मामला इतना आसान नहीं है। आप जानती हैं कि मंत्री जी का कितना दबदबा है। अनामिका ने सख्त आवाज में जवाब दिया, अगर दबदबे से डरकर हम चुप हो जाएंगे तो फिर जनता हमसे उम्मीद क्यों करेगी? हम अफसर हैं, नेताओं के गुलाम नहीं। उस दिन पहली बार अनामिका और विजय प्रताप का सीधा टकराव शुरू। मंत्री ने अपने खास लोगों से संदेश भेजा, इस औरत को समझा दो, ज्यादा ईमानदारी का नाटक करे, अंजाम बुरा होगा। लेकिन अनामिका डरने वालों में से नहीं। कहते हैं कि विजय प्रताप का घर किसी किले से कम नहीं था। चारों तरफ गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक। उसके घर में कोई बाहर का आदमी नौकर भी नहीं बन सकता। तो भी काम करने आता, पहले उसकी बैकग्राउंड चेक हो, उसके बाद ही उसे अंदर रखा जाए। अफवाहें थी कि उसके घर के बेसमेंट में बनी तिजोरी में नोटों के ढेर लगे। रात को बड़े बड़े ट्रक आते जिनमें नकद भरा होता, गुपचुप अंदर उतार दिया जाए। लेकिन सबूत, किसी के पास सबूत नहीं था। अनामिका जानती, अगर उसे सच सामने लाना है तो उसे उस घर के अंदर घुसना होगा। लेकिन कैसे? अनामिका ने कई रातें बिना सोए बिताई, फाइलें देखी, केस स्टडी की, मंत्री के घर के नक्शे खंगाले, हर रास्ता बंद। कानून के दायरे में रहकर उस घर में घुसना नामुमकिन था। अब उसके दिमाग में आया, अगर मैं एसडीएम बनकर अंदर नहीं जा, किसी और बनकर क्यों न जाऊं? हाँ दोस्तों, उसने ठान लिया कि वो अपनी पहचान बदलेगी। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। वो अपने आप को एक साधारण औरत की तरह पेश करेगी ताकि मंत्री को शक भी ना। अनामिका ने सबसे पहले अपना रूप बदला। जो औरत रोज फॉर्मल साड़ी पहनती थी, अब उसने धोती कुर्ता और साधारण सूती साड़ी पहन ली। बालों में तेल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चाल ढाल में गांव की औरतों जैसा सलीका। फिर उसने अपनी आवाज पर काम किया। आईने के सामने खड़ी होकर भोजपुरी, अवधी और बनारसी लहजे में बोलने की प्रैक्टिस की। वो खुद से कहती, अरे बाबूजी, हमार नाम कमला बा, हम काम धाम खोजे अतिर आयल बानी। कभी अवधी में, बाबू हम काम कई ले, झाड़ू बुहारू सब करब। धीरे धीरे उसकी आवाज इतनी बदल गई, अगर कोई उसके सामने बैठा हो पहचान भी ना पाए कि ये वही एसडीएम अनामिका शर्मा है। दोस्तों सोचो, एक एसडीएम मैडम जो चाहती तो पुलिस की पूरी फोर्स लेकर छापा मार सकती थी। उसने ये रास्ता क्यों चुना? क्योंकि उसे पता था अगर वो छापा मारती तो पहले ही सूचना मंत्री तक पहुंच जाती, सबूत मिटा देता, ऐसा कहीं और भेज देता और फिर वो अफसरों को खरीद कर केस बंद करवा देता। इसलिए अनामिका ने कहा, मैं अकेली जाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो भी गया, कम से कम ये सच्चाई सबके सामने आएगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने अपने ड्राइवर और 2 कर्मचारियों को आदेश दिया, तुम लोग बाहर रहना। अगर मैं 3 दिन तक बाहर ना आऊं, सीधे डीजीपी को फोन करना। एक साधारण सी औरत के भेष में अनामिका मंत्री के घर पहुंची। बाबूजी काम ढूंढे, खातिर आयल बानी, झाड़ू बुहारू, बर्तन मंजन सब कर। मंत्री के घर के गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर भीतर जाकर पूछा, एक औरत काम मांग रही है। अंदर से आवाज आई, लो, लेकिन ध्यान रहे, भरोसेमंद होनी चाहिए। दोस्तों यही से असली खेल शुरू हुआ। एसडीएम अनामिका शर्मा अब मंत्री विजय प्रताप सिंह के घर में एक नौकरानी बनकर घुस चुकी थी। अनामिका शर्मा अब आन्या नाम की एक सीधी सादी नौकरानी बन चुकी थी। उसकी चाल बोलचाल, यहाँ तक कि कपड़े पहनने का तरीका भी बदल चुका था। वह अब उस पढ़ी लिखी सख्त अफसर जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि गांव से आई एक साधारण सी औरत जैसी दिख रही थी। शाम का वक्त था जब वह मंत्री विजय प्रताप सिंह के बंगले के अंदर दाखिल हुई। बंगले के भीतर हर जगह वैभव और दौलत झलक रही थी। संगमरमर के फर्श, झूमर से रोशनी बिखरती, सोफों पर मखमली कवर और दीवारों पर बड़े बड़े पेंटिंग्स। लेकिन अनामिका की नजर इन सब पर नहीं थी। उसकी नजरें उन दरवाजों और रास्तों पर थीं जिनके पीछे काले धन का राज छुपा था। शुरुआत
रात में उसे केवल रसोई घर और मेहमानों के कमरों की सफाई का काम सौंपा गया। मंत्री का स्टाफ उस पर नजर रख रहा था, मानो उसे शक हो कि यह औरत कोई राज्य जानने आई है। लेकिन अनामिका ने अपने अभिनय से सबको धोखा दे दिया। वह धीमे धीमे गांव की भाषा में बोलती और अपनी मासूमियत दिखाती। बाबूजी, कहाँ झाड़ू लगाई? उस सब हॉल में कि इस कमरे में? धीरे धीरे घर के काम करते करते उसने देखा कि मंत्री का ड्राइवर उसका सबसे वफादार आदमी है। रात को अक्सर वही मंत्री को लेकर कहीं जाता और फिर आधी रात को लौटता। एक रात जब सब सो गए थे, अनामिका चुपके से आंगन में गई। वहां उसने मंत्री के आदमी को बड़े बड़े बैग उठाते देखा। बैग इतने भारी थे कि उन्हें उठाने में 4 लोग लगे हुए थे। तभी मंत्री का भाई आया और धीरे से बोला, इन बैग्स को बेसमेंट में रख दो, कोई देखे ना। अनामिका का दिल तेज धड़कने लगा। बेसमेंट, यही वो जगह थी जिसके बारे में अफवाह थी, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बेसमेंट का दरवाजा हमेशा ताला बंद रहता था और चाबी सिर्फ मंत्री और उसके सबसे भरोसेमंद आदमी के पास थी। अगले दिन अनामिका ने बहाना बनाया कि उसे झाड़ू पोंछा करते वक्त आंगन का दरवाजा साफ करना है। तभी उसकी नजर पड़ी, मंत्री का भाई उस लोहे के गेट से अंदर जा रहा था। उसके पीछे पीछे चौकीदार खड़ा था। अनामिका ने तुरंत अपने दुपट्टे से बाल ठीक किए और ऐसे झुकी जैसे कोई काम कर रही हो, लेकिन उसकी नजरें हर हरकत पर थीं। उस रात अनामिका ने अपनी डायरी में लिखा, साबित हो चुका है कि मंत्री का बेसमेंट ही काले धन का अड्डा है। अगला कदम होगा उस बेसमेंट के अंदर पहुंचने का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली मुश्किल अब शुरू हुई। एक दिन मंत्री खुद ड्राइंग रूम में आया। उसकी नजर पहली बार नई आई नौकरानी पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। कहां से आई हो? मंत्री ने पूछा। अनामिका ने सिर झुकाकर जवाब दिया, गांव से बाबूजी, काम की तलाश में आई है। मंत्री ने थोड़ी देर उसे घूरा, फिर हंस पड़ा। हम ठीक है, लेकिन याद रखना, यहाँ जो देखो वो बाहर मत बताना। ये बात मंत्री ने साधारण लहजे में कही थी, लेकिन अनामिका के कानों में ये किसी धमकी की तरह गूंज उठी। दिन गुजरते गए। अनामिका ने धीरे धीरे घर के हर कोने को जान लिया। उसने पाया कि मंत्री रात को अपने खास मेहमानों के साथ पार्टियां करता था। शराब, नाच गाना और पैसों की गिनती, ये सब रोज की बात थी। कभी कभी मंत्री की बातें उसके कानों तक पहुंच जाती। ये पैसा दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। अरे भाई, चुनाव लड़ना है, खर्च तो होगा ही। अनामिका ने सब कुछ अपनी छोटी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। लेकिन असली खतरा तब हुआ जब एक रात मंत्री शराब के नशे में धुत होकर नौकरानी यानी अनामिका के पास आया। सुनो, तुम नई आई हो ना? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सिर्फ काम करने वाली औरत नहीं हो। उसकी आंखें शक से भरी थी। अनामिका ने तुरंत अपना अभिनय गहरा किया। बाबूजी, हमका का मालूम, हम तो बस रोटी बनाई तो और झाड़ू लगाए। मंत्री हंसते हुए चला गया, लेकिन अनामिका को समझ आ गया कि अब उसका राज किसी भी दिन खुल सकता है। उस रात जब सब सो रहे थे, अनामिका चुपके से रसोई से होते हुए बेसमेंट वाले दरवाजे तक पहुंची। वहां उसने देखा कि ताले पर एक अलग तरह की चाबी लगती है, एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक जिसे खोलना आसान नहीं था। उसने तुरंत अपनी टीम के एक आदमी को इशारा किया जो बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। अगले दिन से उसकी योजना और भी खतरनाक हो गई। अब सिर्फ नौकरानी बनकर रहना काफी नहीं था, अब उसे उस बेसमेंट में घुसने का रास्ता खोजना था। लेकिन मंत्री की नजर अब उस पर टिक चुकी थी और यहीं से कहानी में शुरू होता है सबसे बड़ा मोड़। रात का समय था। मंत्री जी का बंगला बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही तूफान उठ रहा था। आन्या शर्मा अब पूरी तरह से घर की गतिविधियों पर नजर रख चुकी थी। कब कौन सा दरवाजा खुलता है, कहां से कौन आता जाता है, कौन कौन से कमरे में जाता है, सब कुछ उसने अपनी डायरी में बारीकी से नोट कर लिया था। उसने पिछले कुछ दिनों में मंत्री जी के गुप्त कमरे की सच्चाई भी समझ ली थी। उस कमरे में न तो कोई नौकर जाता था, न ही घर के सदस्य, बस मंत्री और उनका खास आदमी ही अंदर जाते थे। अंदर से कई बार रात को अजीब सी आवाजें आती थी, कभी गड्डियों की खनक, कभी तिजोरियों की चरमराहट। आन्या को अब यकीन हो चला था कि मंत्री का सारा काला धन वहीं छुपा है। लेकिन अब वक्त था मिशन के अगले स्टेप का सबूत इकट्ठा करने का। अगली सुबह मंत्री जी ने आन्या को अपने ऑफिस वाले कमरे की सफाई के लिए बुलवाया। यह पहली बार था जब उसे उस कमरे में अकेले बुलाया गया था। कमरा अंदर से बेहद शानदार था। आलीशान फर्नीचर, पुराने लकड़ी के अलमारी, दीवारों पर नेताओं की तस्वीरें और एक बड़े से टेबल पर बिखरे हुए दस्तावेज। मंत्री जी कुर्सी पर बैठे थे और आन्या को बड़े गौर से देख रहे थे। काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम बड़ी तेज नजर रखती हो। नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। आन्या ने झुककर जवाब दिया, जी माया। मंत्री जी की मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। वो उसकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब आन्या झाड़ू पोंछा कर रही थी, तभी मंत्री जी अचानक एक अलमारी की तरफ गए और पीछे लगे एक बटन को दबाया। दीवार धीरे धीरे खिसकी और सामने खुला एक छुपा हुआ दरवाजा। आन्या ने आंखों के कोने से ये सब देखा, लेकिन वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंत्री अंदर गए और कुछ मिनट बाद बाहर आए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वही है मंत्री का खजाना। उस रात आन्या ने अपनी प्लानिंग शुरू की। उसने छोटे छोटे स्पाई कैमरे जो उसे पहले से जांच विभाग से मिले थे, घर के अलग अलग कोनों में फिट करने शुरू किए, खासकर उस अलमारी के पास जहां गुप्त दरवाजा छिपा था। किचन के पीछे, दीवार के कोने में, पंखे के पास, हर जगह कैमरे बड़े ही चालाकी से लगाए गए। अब पूरा घर उसकी नजर में था।
लेकिन उधर मंत्री जी को भी कुछ शक हो गया। उन्होंने अपने खास आदमी से कहा, इस नई नौकरानी पर नजर रखो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। घर में अब जैसे एक गुप्त जंग शुरू हो गई थी। एक तरफ मंत्री और उनकी चालें, दूसरी तरफ आन्या और उसकी समझदारी। एक रात मंत्री के दो आदमी एक बड़े बैग में नोटों के बंडल लेकर बंगले में दाखिल हुए। कैमरे में हर एक सीन कैद हो गया। आन्या ने अपने फोन से लाइव फुटेज कंट्रोल रूम को भेज दिया। ये वही सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। अगले दिन सुबह मंत्री का खास आदमी नौकरों के कमरे में अचानक तलाशी लेने लगा। आन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी डायरी और कैमरों का कंट्रोल वाला डिवाइस उसने एक पुरानी अलमारी में छुपा रखा था। तलाशी बस कुछ इंच दूर रुक गई। अगर वो दरवाजा खुल जाता तो सब खत्म हो जाता। रात को मंत्री ने आन्या को ऑफिस में बुलवाया। दरवाजा बंद कर दिया गया। माहौल में अजीब सी घुटन थी। मंत्री ने उसे इशारों में डराने और फुसलाने की कोशिश की। तुम चाहो तो जिंदगी बदल सकती है, बस वफादारी साबित कर दो। आन्या ने अपनी हिम्मत और होश संभाले रखा। वो जानती थी कि अब मामला सिर्फ पैसे का नहीं, इज्जत का भी है। आन्या ने उसी रात सारे कैमरों का डेटा अपने विभाग को भेज दिया। वीडियो में मंत्री के पैसे गिनते हुए, ट्रक से नकदी उतरते हुए और गुप्त कमरे में ले जाते हुए सभी सीन थे। विभाग ने तुरंत रेड की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन दोपहर में जब मंत्री किसी मीटिंग में थे, तभी बंगले के बाहर सायरन बज उठा। सैकड़ों अधिकारी और पुलिस वाले बंगले में दाखिल हुए। आन्या अब अपनी असली यूनिफॉर्म में थी। एसडीएम आन्या शर्मा। मंत्री और उनके आदमी हैरान रह गए। ये तो वही नौकरानी है। गुप्त कमरे से करोड़ों रुपए का काला धन, कई फर्जी दस्तावेज और गहनों से भरे बैग निकले। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड था। मंत्री को वहीं बंगले में गिरफ्तार कर लिया गया। आन्या शर्मा ने एक सटीक प्लान से पूरे सिस्टम को हिला दिया। कुछ महीनों बाद आन्या को उसके साहसिक मिशन के लिए राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। उसने न केवल एक भ्रष्ट मंत्री को बेनकाब किया, बल्कि सिस्टम में छिपे कई और राज खोलने का रास्ता भी बना दिया। कैमरों के सामने उसने कहा, अगर इरादा सच्चा हो तो सबसे बड़ा नकाब भी उतर सकता है।